हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और इसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिलेगा किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप मेरी मुझे कम देखें और बोर्ड पर ज्यादा ध्यान दें। मुझे पता है मुझे अच्छी लग रही होगी आज। ठीक है, तो बोर्ड पर ज्यादा ध्यान दें आप। बोर्ड पर क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं हम। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसके अंदर पढ़ रहे हैं भाई, 2D के अंदर पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, 2D के अंदर, मतलब 2 डायमेंशंस। ठीक है, क्या होगा, 2 डायमेंशंस। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपके पास एक है रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ठीक है, और एक है आपके पास क्यूब। जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था तो हम ऐसे क्यूब बना बना के खेलते थे भाई। ठीक है, आज ये काम आ गया हमें। चलिए, हमने बना दिया एक क्यूब। ये लीजिए क्यूब। तो आपने क्यूब तो खूब देखा होगा, जैसे कि आप लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें जो होती है हमारी, ठीक है, क्यूब ही होता है वो। साथ ही आपने एक क्यूब देखा होगा, कलर सेट करने वाला क्यूब होता है जो, ठीक है, या फिर आइस क्यूब वगैरह, ये सभी किसकी शेप है, क्यूब की शेप है। तो आप इसके अंदर देखेंगे, रेक्टेंगल के अंदर केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, जबकि क्यूब के अंदर क्या होती है, लेंथ भी होती है भाई, ब्रेथ भी होती है और साथ ही हाइट भी होती है। ठीक है, तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई, ये 3D हो गई, सॉरी, कैसी ज्योमेट्री हो गई, ये 3D ज्योमेट्री हो गई है। ठीक है, और जबकि ये कैसी है, ये 2D ज्योमेट्री है। क्लियर है। तो हमारी जो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें गिवन है वो 2D में गिवन है, यानी कि 2 डायमेंशंस में हमें पढ़नी है, यानी कि केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ पर होगी, जेड एक्सिस नहीं होगी। 3D के अंदर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन वो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं वो केवल कैसी होगी, हमारी 2D होगी, यानी कि 2 डायमेंशंस होगी। केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये मैंने सारा पहले ही लिख के रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना बने और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आपको ये एक सीधी लाइन दिखाई दे रही होगी, यानी कि ये कैसी लाइन है, हमारी वर्टिकल लाइन है। क्या बोलते हैं इसको भाई, वर्टिकल लाइन, और इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। जो ये वर्टिकल लाइन है हमारी, ये कैसी होगी, वाई एक्सिस होगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या होगी भाई, एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। जो सीधी खड़ी है वाई एक्सिस, जो लेट रही है एक्स एक्सिस। क्लियर है। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं शुद्ध भाषा में ना, तो दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं भाई, ओरिजिन। और ओरिजिन को किससे डिनोट किया जाता है, ओ से। बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक की बात करेंगे हम यहाँ पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा कि ये जो बोर्ड का पोर्शन था, इन दोनों लाइनों की वजह से 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। देखिए 4 पार्ट बन गए ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बारे में जान लेते हैं। ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से राइट साइड हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, तो ओरिजिन से राइट साइड की तरफ, यानी कि इधर जो एक्स की वैल्यू होती है वो कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और लेफ्ट साइड कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव। तो ये राइट साइड इसलिए मैंने यहां पर लिखा है एक्स, और यहां पर क्या लिखा है, एक्स डैश। ये पूरी आपकी एक्स एक्सिस है, लेकिन पॉजिटिव वाली को हमने खाली एक्स से डिनोट किया है और नेगेटिव वाली को डैश लगा करके रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो याद रखें आप, एक्स पर जब भी डैश लगी हुई दिखे आपको, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया है। यहां से ये आपकी एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। चलिए, ओरिजिन से ऊपर की तरफ ये जो होगी आपकी वाई एक्सिस, ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए मैंने वाई भी लिखा है यहाँ पर। और नीचे की तरफ जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, इसलिए मैंने वाई डैश लिख दिया। तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से कि एक्स की वैल्यू राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड कैसी होती है, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ कैसी होती है भाई, नेगेटिव होती है। अब हम बात करते हैं इन 4 पार्ट्स की, तो इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये आपकी कौन सी क्वाड्रेंट होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी। कौन सी क्वाड्रेंट होगी, फर्स्ट, मैंने लिख भी रखा है फर्स्ट। ठीक है, तो ये वाली जो क्वाड्रेंट है ये कौन सी होगी भाई, फर्स्ट होगी। ऐसे ये कौन सी क्वाड्रेंट होगी, सेकंड, और इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगी आपकी 4th क्वाड्रेंट। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सी
मतलब कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर कोई मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आप इधर से एक्स की वैल्यू देखेंगे और इधर एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट है तो उसकी एक्स की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए मैंने ये पहला पॉजिटिव लिखा है, शॉर्ट में लिखा है प्लस का साइन लगा के वीई लिख रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है भाई, ऐसे ही इस पॉइंट पर y की वैल्यू हम यहां से देखेंगे और यहां पर y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। कोई रटने वाली बात नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि x इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है। आपको खुद याद हो जाएंगे ये तो, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की भी कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि ये पॉइंट है मेरा भाई 2 3, एक ये पॉइंट है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखें भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है, एक्स का, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है, वाई का। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है, एक्स एक्सिस का, एक्स की वैल्यू होती है, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है, वाई एक्सिस का, यानी कि वाई की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, तो आप एक्स की वैल्यू किधर से देखेंगे, यहां से देखेंगे, और यहां एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, इसलिए मैंने लिखा नेगेटिव। और वाई की वैल्यू किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर वाई की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो मैंने लिखा पॉजिटिव। यानी कि आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब एक्स की वैल्यू हो नेगेटिव और वाई की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव। ठीक है भाई, एग्जांपल मैं इसी में चेंज कर देता हूं, मैंने कर दिया -2। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हमें दिखाने के लिए एक्स और वाई, किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए 2D के अंदर किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। तो इस मान लीजिए ये पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कहां से देखेंगे आप, यहां से देखेंगे जो भी होगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू इधर से देखेंगे। मैं आपको केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि आप इनको याद कैसे करें, आपको रटने की जरूरत ना पड़े, है ना, इसलिए बता रहा हूं थोड़ा कंपेयर करके। तो ये पॉइंट जो है, आप इस पॉइंट को दिखाने के लिए एक्स की वैल्यू यहां से देखेंगे, और यहाँ एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो मैंने लिखा नेगेटिव। और वाई की वैल्यू इधर से देखेंगे तो इधर भी वाई की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब उसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव हो और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव हो। एग्जाम्पल इसी में मैंने चेंज कर दिया, ये देखिए 2 भी आपका माइनस का है और 3 भी किसका कर दिया मैंने, माइनस का। तो अब ये पॉइंट, यही पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम वही बात है, किसी पॉइंट को दिखाने के लिए आप एक्स की वैल्यू यहां से देखेंगे, और यहां पर एक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने लिखा पॉजिटिव। ठीक है, और वाई की वैल्यू आप इधर से देखेंगे, वाई इधर कैसा है, नेगेटिव, तो मैंने लिखा नेगेटिव। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम भाई, आप मुझे बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक एग्जांपल लिया मैंने 3 5, बताइए आप ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको पता लग गया होगा। एक्स इसमें कैसा है, पॉजिटिव, और वाई भी कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी प्लस की है और वाई की वैल्यू भी प्लस की है, तो दोनों प्लस के तो इसी में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, -3 और +5, कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि एक्स कैसा है, नेगेटिव, और वाई कैसा है, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं इसी में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये फर्स्ट एक्स का है, दूसरा किसका है, वाई का है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें मैंने -3 और -5 ले लिया है, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक फोर्थ का क्वाड्रेंट का एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव, तो ये आपका किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बातें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा।
तो आप इसमें देख रहे हैं भाई x की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, 2 है। y की कितनी है, 2। तो पहले आप x की 0 देखें तो देखिए x और y दोनों की 0 ओरिजिन पर होती है। ठीक है, और y की कितनी है, 2। तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि 0 को तो आप नाम मात्र मान के चलें। तो आप y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू कहाँ है, 2, मतलब y की वैल्यू कितनी थी, 2। तो पॉइंट यहां पर आएगा। मैं आपको इस एग्जांपल के जरिए ये समझाना चाह रहा हूं, अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पर। देखिए y एक्सिस पर आया ना, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा, और y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है नंबर पर। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो नेगेटिव y एक्सिस पर लाई करता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस पर लाई किया। ऐसे ही एक एग्जांपल और दे रहा हूं, 3 0, ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, बिल्कुल x एक्सिस पर करेगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर। ठीक है भाई, कहां पर आएगा ये भी बता देते हैं। देखिए x की वैल्यू 3 है, y की 0 है, तो y की 0 तो यहीं पर होगी। x की 3 देख ले आप, x की 3 कहां है, यहाँ है, तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव x एक्सिस पर, मतलब यहाँ पर लाई करता। तो यहां से आपको केवल 2 बातें क्लियर करनी है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पर, और y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस पर, अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर एक्सिस का भी आपको पता लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो x एक्सिस है, ठीक है, उसको हम और क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। भाई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे देता है, x एक्सिस बताने की बजाय वो बोल देता है एब्सिसा। तो आप याद रखें, इस x एक्सिस को एब्सिसा भी बोला जाता है, यानी कि x के वैल्यू को, x की वैल्यू को, जैसे ये x की वैल्यू है ये, ठीक है, इसको x एक्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट की बजाय, x कोऑर्डिनेट की बजाय क्या बोला जाता है, एब्सिसा भी बोला जाता है भाई। ठीक है, एक्सिस को नहीं, क्लियर है, एक्सिस को नहीं, x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा। यहां पर ये एक्सिस मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर कोऑर्डिनेट आएगा भाई, कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है भाई, y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, ये ध्यान दें, x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, फ्लो में गलत लिख गया ना, तो x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है भाई, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। दोनों में फर्क है, ये है कोऑर्डिनेट और ये है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट में इसको x कोऑर्डिनेट के साथ साथ आप एब्सिसा भी बोल सकते हो, और इसको y कोऑर्डिनेट के साथ साथ क्या बोल सकते हो, एब्सिसा भी बोल सकते हो, सॉरी ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपके पास एक पॉइंट है 2 3, फर्स्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, और सेकंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो इस x कोऑर्डिनेट को और क्या बोला जा सकता है, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को और क्या बोला जा सकता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि x कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, इनके दूसरे नाम है, जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे निकनेम सभी का होगा घर पर। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे रविंदर को रवि कह देते हैं घर में। अब बंदा तो एक ही है ना, चाहे रविंदर कहे या रवि कहे, बंदा तो एक ही है, तो घर में रवि बोल देते हैं, वैसे नाम क्या है, रविंदर है भाई। ठीक है ना, तो सेम वही बात है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट बोले आप या एब्सिसा बोले, बात एक ही है, y कोऑर्डिनेट बोले या ऑर्डिनेट बोले, बात एक ही है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक चलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिस पर आपकी 7.1 एक्सरसाइज डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, तो चलिए जान लेते हैं। मैंने जैसा कि बोला था, पूरे चैप्टर का बेसिक पढ़ने वाले हैं हम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, नाम से पता लग रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। याद रखना, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज केवल कब होगा, जब दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि ए पॉइंट है आपके पास ये, जिसका x कोऑर्डिनेट x1 लिखा है और y कोऑर्डिनेट y1, b पॉइंट का x2 और y2। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या लगा देंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने लिखा ए बी, मतलब a और b के बीच की डिस्टेंस क्या होगी भाई, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई
अब अभी तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 लिखा हुआ है तो सिंपल याद कर लेंगे आप, लेकिन वहां पर आएंगे 2 3 4 5 नंबर आएंगे, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा x1 लूं कौन सा x2 लूं, ठीक है, और कौन सा y1 लूं कौन सा y2 लूं। तो देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दें, आंसर सेम आएगा। वैसे मैं बता देता हूं तरीका इसका होता है ये कि जो पीछे लिखा हुआ है ना उसके कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 होंगे और जो पहले लिखा है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, ठीक है। फर्स्ट पे जो आ रहा है वो x1 y1 और सेकंड पे जो आ रहा है वो x2 y2। लेकिन आप उल्टा भी लिख देते हैं, मतलब a के कोऑर्डिनेट में से b के माइनस कर देते हैं, यहाँ पर x1 माइनस x2 कर लेते हैं और y1 माइनस y2 भी कर देते हैं, तो भी आंसर गलत नहीं आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो इस रीजन से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, किस चीज के लिए यूज होता है, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर सेकंड, और ये यूज होगा आपका एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। इसमें यूज होगा एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। इसलिए यूज होता है भाई, कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच के पॉइंट को, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं, उन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट, और इनके यहाँ पर आपको एक ये सी पॉइंट नजर आ रहा है जो कि इस लाइन को एम एन रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इसका एम पार्ट है और ये क्या है एन पार्ट है, ठीक है। तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, बी के गिवन होंगे, और आपको बीच में कोई पॉइंट होगा जो इस लाइन को किसी रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात, है ना। तो यहाँ पर ये जो सी पॉइंट है ना ये एम एन रेशियो के अंदर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, एक तो होता है देखिए इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब ये होता है कि पॉइंट आपका इन दोनों लाइन पॉइंटों के बीच में लाई कर रहा है, और कोई भी चीज बाहर रहते रहते भी डिवाइड कर देती है। अक्सर आप देख सकते हो गाँव में एग्जाम्पल है भाई हमारा, ठीक है, क्या कि कोई भी दो भाई अगर साथ रहते हैं तो बंदा उनके पास बैठ करके भी उनको अलग कर सकता है और दूर दूर से भी उनको अलग कर सकता है। एक भाई के आगे दूसरे की बुराई, दूसरे के आगे पहले की बुराई करके और दोनों को क्या कर सकता है, अलग अलग कर सकता है, ठीक है ना। तो वही बात आ गई कि भाई इंटरनली यानी कि उनके बीच में इंक्लूड होकर उनके साथ मिलजुल करके, या एक्सटर्नली यानी कि बाहर से किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से, समझ गए। तो इंटरनली का मतलब यही है कि कोई भी पॉइंट इन दोनों पॉइंटों के बीच में लाई कर रहा है तो भी इनको डिवाइड कर सकता है रेशियो के अंदर, और एक्सटर्नली मतलब बाहर से भी डिवाइड कर सकता है। हाँ, तो भाई इंटरनली हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो था आपका m रेशियो n, ठीक है। तो इंटरनली एक्स कोऑर्डिनेट, हम सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m इंटू में क्या होगा x2 प्लस n, इंटू में क्या आएगा आपका x1, अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n। तो साथ ही साथ मैं आपको याद भी करा रहा हूं, देखिए mn यहाँ पर भी क्या है mn, ठीक है। तो ऊपर m यानी कि फर्स्ट रेशियो के साथ क्या आ जाएगा आपका x2 और सेकंड के साथ क्या होगा x1, ठीक है। m n रेशियो था, m n का मतलब m क्या है फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड, तो फर्स्ट के साथ क्या होगा x2 और सेकंड के साथ क्या होगा x1, और नीचे सेम इन दोनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अभी x कोऑर्डिनेट निकाला इसलिए हमने लिखा x2 x1, अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या लिख देंगे y2 y1। mn तो आपको सेम नजर आ रहा होगा, ऊपर भी mn प्लस में mn, नीचे ऊपर भी इसमें mn अपॉन में प्लस में mn। भाई इतना याद रखना, फर्स्ट x2 और बाद में क्या आएगा x1। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y2 और y1, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब कहीं बाहर से पॉइंट अगर इसको इन दोनों पॉइंटों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर प्लस का साइन था और यहाँ पर किसका हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसका साइन आएगा, प्लस का इंटरनली में, तो और एक्सटर्नली में क्या होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम मिड पॉइंट फॉर्मूले पर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, देखिए ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना ये आपका, ये सेक्शन फॉर्मूले से ही बना है, यानी कि आपका जो m है वो इक्विवेलेंट हो जाता है n के, m n रेशियो मतलब m की वैल्यू n के इक्वल हो जाती है। m की वैल्यू n के इक्वल मतलब जैसे 2:2, ठीक है। तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1:1।
तो 1:1 कोई भी चीज आती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो बीच वाला पॉइंट है ना वो मिड में है। ठीक है भाई, ये मिड पॉइंट का मतलब यही है कि ये जो सी पॉइंट है ये आपका ए और बी पॉइंट के बिल्कुल मिड में है। ठीक है, तो मिड में होने का मतलब क्या हुआ कि रेशियो क्या है, 1:1 रेशियो है। तो आप समझ जाए यहां से, कभी भी आपका रेशियो 1:1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये बना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए m की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 इंटू x2 क्या आएगा, x2। 1 इंटू x1 क्या आएगा, x1। तो x1 प्लस x2 आ गया ना, आगे पीछे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से x1 यहां से x2, तो क्या लिख दिया, x1 प्लस x2। सेम ऐसे ही नीचे क्या था, m प्लस n। अब m की वैल्यू कितनी थी, 1, n की वैल्यू कितनी थी, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, सेम आप इसमें रिप्लेस करेंगे, m1 और n भी 1। तो 1 इंटू y, y2 आएगा। 1 इंटू y1, y1 आएगा। और 1 प्लस 1, 2। तो ऊपर हो गया y1 प्लस y2 और नीचे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो आप इससे कंपेयर कराने से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो अपना याद कर लीजिए, सिंपल है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये x और y जो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब जो आपका मिड पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है भाई, क्लियर है। ये क्या है, जो C पॉइंट आपको दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y। ठीक है, तो यहां तक हमारा कवर हो गया। एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक कवर कर लिया हमने भाई। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं 7.3 के बारे में भी। और आपको मैं बता देता हूं इस चैप्टर में केवल 3 ही एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7.3 का बेसिक। तो देखिए, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर का बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हम एक्सरसाइज के साथ साथ भी पढ़ेंगे। एक बार इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन सा ले लिया है। ठीक है, तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एक बार पहले से ही हमें किसी चीज का पता होता है कि भाई हमें जाना कहाँ है। ठीक है ना, तो चलने में मजे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। अब हमें यही नहीं पता हमें चलना कहाँ है, जाना कहाँ है, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, और अब चले जा रहे हैं तो उसमें मजा नहीं है। ठीक है, तो हमें तो मजा लेके पढ़ना है ना, तो इसलिए आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि चैप्टर 7 में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। इसलिए मैंने इसी वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का बेसिक कवर किया। तो एक्सरसाइज 7.3 पर पहुंच चुके थे हम, और 7.3 में आपको पढ़ने को मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आपको क्या होगा, किसी भी, देखिए आपको एक चीज नई सीखने को मिली कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके हम किसी ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होने चाहिए। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई, x3 या y3। ठीक है, x3 और y3। तो इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस एबीसी ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एरिया क्या होता क्या है। इसके अंदर का जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, जो साइडेड है, ठीक है, यही इसका ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है ना, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ये चीज। ठीक है भाई, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप घबरा गए होंगे कि इसको याद कैसे करेंगे। मैं 1 मिनट में याद करा दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहाँ पर क्या है आपका, ये x1, ये x2 और ये x3। तो ये तो सीरियल वाइज आपको याद हो गए होंगे, x1 x2 x3। और अंदर का याद करने का तरीका क्या है, इसके अंदर का याद करने का तरीका क्या है भाई, 23 31 12। ठीक है, 23 31 12। तो आप हिंदी में याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, 23 31 12। एक दो बार मेरे साथ रिवाइज करिए, 23 31 12, 23 31 12। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। 23 का मतलब y2 y3, 31 का मतलब y3 y1, 12 का मतलब 12 का मतलब y1 y2। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा देखा है, एक्सरसाइज पढ़ेंगे फिर से मैं आपको बताऊंगा। ये एक्सरसाइज के साथ साथ भी बेसिक बताऊंगा इनका। ठीक है, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। पहली बात तो याद हो गया होगा अगर आपने ध्यान दिया तो, x1 x2 x3 23 31 12। ठीक है, तो ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका है। इन तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आप बस इसमें रिप्लेस करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब एक टॉपिक आता है इसमें कोलिनियर पॉइंट, जिसमें अक्सर बच्चे रहते हैं कंफ्यूज, क्योंकि इस पॉइंट का मतलब कोलिनियर पॉइंटों की बात वो एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले वाले केस में भी करेगा, मतलब एक्सरसाइज 7.1 में भी करेगा, और सेक्शन फॉर्मूले वाले केस में भी करेगा, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 में भी बात करेगा। ठीक है, तो वो मैंने सारा एक साथ लिख दिया है आपके लिए। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट होते हैं, पहले तो ये समझेंगे। तो कोलिनियर, को का मतलब एक साथ, और लीनियर मतलब लाइन।
जो एक ही लाइन पर हो, ठीक है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट। तो आपको दिख रहे हैं ए बी सी, तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब ये मत कह देना कि सर ये है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी पॉइंट। ये भी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये एक लाइन पर नहीं लाई कर रहे हैं, इस एक लाइन पर तो लाई कर रहे हैं ए बी, ये लाइन है भाई, ये अलग लाइन हो गई। लाइन अभी बेंट नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन सीधी होती है ना, ठीक है। तो ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। तो ये इस लाइन पर ए बी है और इस लाइन पर क्या है, बी सी है। समझ रहे हो? एक ही लाइन पर लाई करने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करना, ठीक है भाई। तो कोलिनियर पॉइंट होते क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो। अब एरिया का यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट है। प्रूव करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, 0 होगा भाई। लाइन, एक क्लोज फिगर का हम एरिया निकाल सकते हैं, एक बंद आकृति का एरिया निकाला जा सकता है। एक लाइन का एरिया क्या स्पेस ऑक्युपाई करेगी, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0। तो आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, 0 होगा। बस इतना याद रख लेना है। कभी भी आपको कोलिनियर प्रूव करना हो एरिया का कंसेप्ट यूज करके, तो आप सीधा उसका एरिया निकाल दें। अगर एरिया 0 आया तो कोलिनियर है, और एरिया 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। उसके बाद है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। तो आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था भाई, 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालना। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये 3 पॉइंट है आपके पास, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस बी सी के बीच की डिस्टेंस के या तो इक्वल होगी या उसके m टाइम्स होगी। तो आप देख सकते हो ए बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ बी सी। m टाइम्स का मतलब जैसे कि भाई सीधा इक्वल आ जाए, जैसे कि भाई ये आ गई आपकी 4 यूनिट्स और ये भी कितनी आ गई, 4 यूनिट्स। तो आपके पॉइंट्स ये कैसे हैं, इसका मतलब कोलिनियर है। या फिर ऐसे हो सकता है, जैसे ये 4 यूनिट्स है और ये कितनी हो जाए, 8 यूनिट्स हो जाए। तो आपको दिख रहा है इसका 2 टाइम्स है ना, तो उस केस में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये बस इतना याद रख लीजिए। बाकी एक्सरसाइज में अच्छे से क्लियर कराएंगे, जब क्वेश्चन लेंगे इस पर तो आपको खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आपको कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना है तो फर्स्ट 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो और लास्ट 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। या तो वो इक्वल आ जाएंगी या एक दूसरे के m टाइम्स आ जाएंगी। यहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर होता 12, तो 4 3 जा 12, तो m की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। समझे ना? तो उसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम कोलिनियर पॉइंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूले में अगर कभी आपको रेशियो नहीं दिया हो गया हो, ठीक है, अभी पढ़ा था ना सेक्शन फॉर्मूला, उसमें किसकी बात हुई थी, रेशियो की, जिसको मैंने mn से लिखा था, ठीक है। तो आपको रेशियो जब गिवन नहीं होता है ना, तो हम हमेशा के रेशियो क्या लेट करते हैं, k रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, k रेशियो 1, ठीक है। वैसे k कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में k लेट कर रखा है, इसलिए हम भी यही फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो k रेशियो 1 लेट कर लेते हैं और इस k की वैल्यू एक बार हम x का जो फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, इसका यूज करके, और एक बार y का my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसका यूज करके। मतलब एक बार इस फॉर्मूले का यूज करके हम k की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इस फॉर्मूले का यूज करके हम k की वैल्यू निकालेंगे, और k की वैल्यू इन दोनों ही केस में क्या आई, इक्वल आई। तो इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो एरिया के कंसेप्ट में एरिया क्या होना चाहिए, 0। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके प्रूव करना है तो ए बी के बीच की डिस्टेंस बी सी के बीच की डिस्टेंस के m टाइम्स होनी चाहिए। और सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके प्रूव करना है तो आप x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों ही केस में अगर k की वैल्यू आई इक्वल, तो आपका जो पॉइंट है वो कैसे है, कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो हमने फुल इंट्रोडक्शन ले लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में था इस चैप्टर में पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। तो एक मोटा सा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। बाकी एक्सरसाइजों में हम साथ भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।